गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड का चौथा अध्याय सांवले सपनों की याद, जो कि जाबिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। सबसे पहले मैं आपको जाबिर हुसैन का परिचय प्रदान कर दूं। जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में गांव नौनही, राजगीर, ज़िला नालंदा, बिहार में हुआ। वे अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने। सन 1995 से बिहार विधान परिषद के वो सभापति बने हुए हैं। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते रहे हैं। उनकी हिंदी रचनाओं में जो प्रमुख हैं उनको बता दूं मैं। जो आगे हैं, डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोगा, एक नदी, रेत भरी प्रमुख हैं। अपने लंबे राजनीतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया है। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तियों पर लिखी गई उनकी डायरियाँ चर्चित, प्रशंसित हुई हैं। जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया है, जो अपनी प्रस्तुति, शैली और शिल्प में नवीन है। यहाँ पर देखिए, प्रस्तुत पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया। संस्मरण है। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छूती है। प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली का जन्म 12 नवंबर 1896 में हुआ और मृत्यु 20 जून 1987 में हुई। उन्होंने फॉल ऑफ ए स्पैरो नाम से अपनी आत्मकथा भी लिखी है, जिसमें पक्षियों से संबंधित रोमांचक किस्से हैं। एक गोरैया का गिरना शीर्षक से इसका हिंदी अनुवाद नेशनल बुक ट्रस्ट ने प्रकाशित किया है, क्योंकि इनके जीवन में जो परिवर्तन आया था वो एक नीलकंठ की गोरैया ही शिकार खेलते हुए जब इन्होंने शिकार किया तो उसका गिरना ही इनके जीवन का परिवर्तन का मूल रहा था। यहाँ पर देखिए, सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद लिखे गए लेख में जाबिर हुसैन बताते हैं कि सुनहरे, उनके जीवन यात्रा का चित्रण करते हुए कहते हैं कि सुनहरे परिंदों के खूबसूरत परिंदों पर सवार, खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। सबसे पहले भाषा की बात करते हैं। उर्दू भाषा की शब्दावली का प्रयोग है, अंग्रेजी भाषा की शब्दावली का प्रयोग है, हिंदी भाषा का प्रयोग है। तो सबसे पहले पहली पंक्ति को महत्वपूर्ण है, अंडरलाइन कीजिए। यहाँ पर किसके बारे में कहा है? सालिम अली की पक्षियों के बारे में जो यात्रा रही उसके बारे में कहा है कि सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम। सांवले सपनों का एक हुजूम किसको कहा है? उन सालिम अली को कहा है जो मृत्यु की ओर अग्रसर हो चुके थे। उनके पक्षियों को लेकर के न जाने कितने सपने थे। आज वो पक्षियों को लेकर न जाने कितने सपने संजोने वाले उन सांवले सपनों का एक भीड़, हुजूम यानी भीड़, मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। और जब कोई व्यक्ति मौत की तरफ बढ़ जाता है तो कोई रोक टोक सके ये संभव नहीं है। तो यहाँ पर सालिम अली के जीवन की अंतिम अवस्था का चित्रण किया है, जब
उनके जीवन के जो पक्षियों को लेकर सपने थे वो अधूरे रह गए। उनकी मौत के साथ साथ वो भी मौत की वादी की ओर बढ़ गए और उन सांवले सपनों की भीड़ में, उस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, अर्थात वो जो सपने देखे थे न जाने कितने लोग उनके पीछे थे, परंतु सबसे आगे कौन था? सालिम अली। अब सालिम अली का व्यक्तित्व यहाँ पर बताया जा रहा है। अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए, लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। उनके सफ़र को अंतहीन क्यों कहा, ये मैं आपको बता दूं। क्योंकि पहले तो जब तक वो जीवित रहे तब तक भी उन्होंने अपनी यात्राओं का अंत नहीं किया, पक्षियों को लेकर के घूमते रहे, यायावरी का जीवन उन्होंने व्यतीत किया। दूसरा, मृत्यु के पश्चात भी उनके सपने जिंदा रहेंगे और लोग उसके ऊपर यात्रा करते रहेंगे उनके सपनों को लेकर के। लेकिन ये सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। क्यों आखिरी पलायन? इसलिए कहा क्योंकि वो मौत की ओर बढ़ चुके हैं। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं। जैसे कोई वन पक्षी होता है जो प्रकृति में विलीन हो जाता है, दिखाई नहीं देता, तो इसी तरह ये भी प्रकृति में विलीन हो रहे हैं क्योंकि मृत्यु इनकी आ चुकी है। जो ज़िंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसाओ। अब कोई उस पक्षी को जिंदा करना चाहे तो ये संभव नहीं है। उसी बात को यहाँ पर कहा है कि कोई अपने जिस्म की हरारत, जिस्म यानी शरीर की हरारत यानी हलचल और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वो पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। कहने का मतलब है कि अगर कोई अपनी सांसें, अपनी हलचल देकर के उस मरने वाले व्यक्ति को जीवित करना चाहे तो ये संभव नहीं है। और जो मौत की खामोश वादी में जा चुका है, सो चुका है, चिर निद्रा में लीन हो चुका है, उसे कोई जगाना भी नहीं चाहेगा। तो मुझे नहीं लगता कि कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। आदमी की नज़र से देखने का मतलब जानते हो आप लोग? आदमी की नज़र से देखना यानी स्वार्थ का दृष्टिकोण। क्योंकि उन पक्षियों से, उस प्रकृति से हमें कितना फ़ायदा है, तो हम उस प्रकृति को या पक्षियों को या वन्य जीवों को या वन्य वनस्पतियों को हम केवल उस दृष्टि से देखते हैं। हम प्रकृति को कभी प्रकृति की नज़र से देखने का प्रयास नहीं करते, जबकि हमें प्रकृति से केवल स्वार्थ की पूर्ति नहीं करनी चाहिए बल्कि प्रकृति की सुंदरता का भी अवलोकन हमारे द्वारा किया जाना चाहिए। क्योंकि ईश्वर ने असीम सुंदर प्रकृति का निर्माण हमारे लिए किया है, जिसके बीच रह कर के हम जिसके आनंद को अनुभूत करके भाव विभोर हो सकते हैं। तो क्या कहा कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। यह उनकी भूल है। किस तरह? ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं देखते बल्कि आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। जो अभी मैंने बताया, आदमी की नज़र क्या है? स्वार्थ की नज़र। आबशार का मतलब झरना या निर्झर। तो क्या कहा, भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूर्ता महसूस कर सकता है? कहने का मतलब है कि आज व्यक्ति इतना स्वार्थी हो गया है कि पक्षियों की आवाज़ भी उसके हृदय को प्रभावित नहीं करती, जबकि सालिम अली क्या थे? अपने हृदय में उन पक्षियों की आवाज़ को सुन करके रोमांच महसूस करते थे। एहसास यानी अनुभूति की ऐसी उबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। पहले मैं आपको बता दूँ मिथक क्या है। मिथक होता है प्राचीन जो कथाएं होती हैं जिन्हें हम पुरा कथाएं कहते हैं, उन पुरा कथाओं का तत्व होता है जो नई स्थितियों में नए अर्थ को लेकर के चलता रहता है। तो यहाँ पर एहसासों की ऐसी उबड़ खाबड़ ज़मीन क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने अनुभूतियाँ की। वो अनुभूतियाँ अच्छी थी या बुरी थी? तो अच्छी और बुरी अनुभूतियाँ, सुखद और दुखद अनुभूतियों को उबड़ खाबड़ ज़मीन के समान माना है कि अनुभूतियों की ऐसी उबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्मे हुए मिथक का नाम क्या है? सालिम अली। सालिम अली को मिथक क्यों कहा? क्योंकि जैसे प्राचीन कथाओं में सुनते थे कि पक्षी बात करते थे, लोग पक्षियों की भाषा समझते थे, तो आज सालिम अली भी उसी का नई अनुभूतियों के साथ, नई अर्थ के साथ, नई स्थितियों में निर्वहन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। धन्यवाद।